हेलो डियर स्टूडेंट्स, मेरा नाम है इंद्रजीत सिंह। हम मिल रहे हैं आरटी एकेडमी पर और कर रहे हैं क्लास 11 की फिजिक्स। हम आरटी एकेडमी पर फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स और बायोलॉजी के ईयर लॉन्ग क्वेश्चंस क्लास 11 के और क्लास 12 के करने वाले हैं। जो कॉन्सेप्ट्स आपके थोड़े ढीले रह जाते हैं, जो कॉन्सेप्ट्स आपके ठीक ठाक रह जाते हैं, उनको स्ट्रॉन्ग करने आए। कोई कॉन्सेप्ट आपको डिफिकल्ट नहीं लगेगा और कोई प्रॉब्लम पढ़ते हुए नहीं आएगी। साल भर पढ़ाएंगे, पूरा कोर्स पढ़ाएंगे, हर एक कोने की बात बताएंगे, बहुत सारी प्रॉब्लम्स लगवाएंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पढ़ाएंगे। आइए बात करते हैं आरटी एकेडमी की। खूबसूरत सा प्यारा सा चैनल आरटी एकेडमी, नहीं किया है सब्सक्राइब तो सब्सक्राइब करिए और खुशियों को बांटिए, शेयर करिए। अच्छा, मैं इंद्रजीत सिंह आपको पढ़ा रहा हूँ फिजिक्स। मैंने अपना बहुत क्वालिटी टाइम आईआईटी कानपुर के अच्छे प्रोफेसर्स के साथ बिताया है, उनसे पढ़ा है। क्लास 11 की प्यारी सुंदर अच्छी फिजिक्स कर रहे हैं। यूनिट्स एंड मेजरमेंट नाम का चैप्टर है और ये हल्का फुल्का नहीं, इट्स वेरी ब्यूटीफुल चैप्टर। चीख चिल्ला के नहीं पढ़ेंगे, आराम से पढ़ेंगे, अच्छी तरह से समझेंगे। डायमेंशंस आज का टॉपिक है। हम लोग यूनिट एंड मेजरमेंट में मेजरमेंट कर चुके हैं, फंडामेंटली डिराइव्ड क्वांटिटीज कर चुके हैं, उनकी यूनिट्स क्या है कर चुके हैं, उन यूनिट्स की डेफिनेशंस क्या है ये कर चुके हैं, और काफी और बातें हमने कर ली थी लास्ट लेक्चर पर। आज का एजेंडा इस चैप्टर का बिल्कुल कोर कॉन्सेप्ट है एंड दैट इज डायमेंशंस। मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बोला था कि इस चैप्टर का कोर कॉन्सेप्ट डायमेंशन है। जब डायमेंशन में हम आ जाएंगे तो मान लीजिएगा कि इस चैप्टर का मेजॉरिटी क्वेश्चंस यहीं से बनने वाला है। यानी डायमेंशंस और डायमेंशन से रिलेटेड जितने टॉपिक्स आएंगे, इनके एप्लीकेशंस आएंगे, यहीं से आपके मेजर क्वेश्चंस बनेंगे। कॉन्सेप्ट खूबसूरत है और चीजें बड़ी अच्छी तरह बताता है। तो देखते हैं डायमेंशन क्या है। लेक्चर 2 है, टॉपिक डायमेंशन है। कहानी की स्टार्ट करते हैं। अगर नहीं किया है सब्सक्राइब तो कर लो सब्सक्राइब आरटी एकेडमी को। मेरा नाम है इंद्रजीत सिंह, भूलना नहीं। आ जाओ भाई। आरटी एकेडमी फिजिक्स क्या है? मैजिक है, लाइफ है, सब कुछ है। आप इल्यूजन में, लाइफ में, मैजिक में, दुनिया के किसी भी कोने में, किसी थॉट में जो सोच सकते हैं, उस सोचने में भी फिजिक्स है और जो थॉट है उस थॉट में भी फिजिक्स है। कहीं मिस नहीं होगी। दुनिया फिजिक्स से बनी है, फिजिक्स से चल रही है। कहानी यूनिट्स एंड मेजरमेंट की और आज का एजेंडा डायमेंशंस। बड़ा 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 डायमेंशंस। आइए भाई, डायमेंशंस क्या है, इनकी डेफिनेशन देखते हैं। बहुत बड़ा बड़ा लिखा हुआ है इसलिए क्या आराम से लिख जाए। डायमेंशंस क्या है, सुने क्या है। The powers to which the fundamental units of mass, length and time, important है, देखिएगा। The powers to which fundamental units of mass, length and time, यानी कि mass, length and time must be raised to represent a physical quantity completely is called dimensions of that physical quantity। मतलब जैसे मैं मान लीजिए स्पीड को डिफाइन करने जा रहा हूं, तो स्पीड जो है वो है डिस्टेंस अपॉन टाइम। ये अब डिस्टेंस को मैं मीटर में मेजर कर सकता हूं, डिस्टेंस को मैं सेंटीमीटर में मेजर कर सकता हूं, डिस्टेंस को मैं किलोमीटर्स में मेजर कर सकता हूं, डिस्टेंस को मैं एंगस्ट्रॉम में मेजर कर सकता हूं, डिस्टेंस को मैं नैनोमीटर में मेजर कर सकता हूं, एंड सो ऑन सो फोर्थ। बहुत सारी कन्वर्टिंग यूनिट्स यहां से यहां पे, बहुत बड़ा कैनवस है। ठीक है, कोई बुराई नहीं है इसमें। टाइम को मैं सेकंड्स में मेजर कर सकता हूं, मैं मिनट्स में मेजर कर सकता हूं, मैं आवर्स में मेजर कर सकता हूं, एंड सो ऑन सो फोर्थ। बहुत सारे तरीके और भी हैं, बहुत सारी यूनिट्स। लेकिन इन सारी यूनिट्स में आप देखो तो आपको पता चलेगा कि स्पीड की यूनिट्स बदल देने से, स्पीड की यूनिट को बदल देने से किसी कीमत पर ऐसा तो नहीं हो जाएगा कि स्पीड डिस्टेंस और टाइम के अलावा किसी और पे डिपेंड करने लग जाएगी। जवाब नहीं। हम ये पता करना चाहते हैं कि कोई भी डिराइव्ड क्वांटिटी फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज पर कैसे डिपेंड करती है। उनकी इन यूनिट्स से मुझे मतलब नहीं है, मुझे इस बात से मतलब है कि ये क्या है, ये क्या है। आप देखें डिस्टेंस का मतलब है लेंथ, और आप देखें कि टाइम का मतलब तो बेसिकली टाइम है। यानी जो स्पीड है आपकी
वो लेंथ पर डिपेंड कर रही है और टाइम पर डिपेंड कर रही है। लेंथ पर डायरेक्टली डिपेंड कर रही है और टाइम पर इनवर्सली डिपेंड कर रही है। वी आर ट्राइंग टू फाइंड कि कोई डिराइव्ड क्वांटिटी, फंडामेंटल क्वांटिटी कौन सी, मास, लेंथ और टाइम पर कैसे डिपेंड करती है। अच्छा, अब गौर से देखो तो तुम्हें स्पीड जो है वो लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल दिखाई दे रही है और टाइम के इनवर्सली प्रोपोर्शनल दिखाई दे रही है। तो जब आप इस स्पीड की एक फॉर्मूले को इस तरह लिखते हैं जैसे मैंने लिखा है, अभी इसको मैं बताऊंगा कैसे लिखते हैं। तो ये स्क्वायर ब्रेसेस में लिख दिया, लेंथ को ऊपर टाइम को नीचे, तो L रिप्रेजेंट्स लेंथ एंड T रिप्रेजेंट्स टाइम। अगर आपने ऐसा कर दिया तो जिंदगी बन गई, अच्छा लगा। और ये देखते ही पता चला कि स्पीड लेंथ पर डायरेक्टली और टाइम पर इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। किसी कीमत पर मुझे मीटर, किलोमीटर या सेंटीमीटर में कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, सेकंड, मिनट, आवर्स में कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। यूनिट कोई भी हो, फर्क नहीं पड़ता, डिपेंड टाइम पर कर रही है। इस बात पे हमारा फोकस है। दूसरा, जो डायमेंशंस हैं उन्हें लिखा कैसे जाए, तो एक छोटा सा रूल बताता हूं आपको, वो याद रहेगा, अच्छा भी लगेगा। लुक एट द रूल कि आपके पास तीन क्वांटिटीज हैं, मास, लेंथ और टाइम। हम इन तीन क्वांटिटीज के टर्म में दूसरी क्वांटिटीज को डिफाइन करेंगे। दो चीजें और बता देता हूं, कहीं कहीं काम आएंगी। एक है इलेक्ट्रिक करंट और एक है टेम्परेचर। इसके अलावा भी है, लेकिन हम यही बहुत मुश्किल से यूज करेंगे। मास का जो रिप्रेजेंटेशन होगा वो हम कैपिटल M से करेंगे, लेंथ का रिप्रेजेंटेशन कैपिटल L से, टाइम का रिप्रेजेंटेशन कैपिटल T से, करंट का रिप्रेजेंटेशन कैपिटल A से करेंगे और टेम्परेचर का रिप्रेजेंटेशन हम थीटा से करेंगे। कई बुक्स, कई शीट्स में K लिखा होता है, हम K नहीं यूज करेंगे, हम थीटा यूज करेंगे। दोनों ही सही है, कोई बुराई नहीं है दोनों में, वी विल यूज थीटा। अच्छा, जब भी कभी डिपेंडेंसी लिखनी हो, जैसे हमने स्पीड की डिपेंडेंसी लिखी, तो हमने कहा ये फॉर्मूला डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है। तुम देखकर खुश हो गए। फिर तुमने कहा यार डिस्टेंस चाहे जैसे भी नापी जाए, अल्टीमेटली ये है तो लेंथ ही, और क्योंकि ये लेंथ है और नीचे वाला तो आपका टाइम, तो टाइम है ही, इसमें क्या ही फर्क पड़ जाता है। तो अगर आप इसकी डिपेंडेंसी दिखाने लग जाएं तो यू विल राइट इट एज L डिवाइडेड बाय T। ये ऐसे लिख सकते हैं। इसको लिखने का तरीका ऐसे भी हो सकता है कि L T की पावर -1, इस तरह लिख सकते हैं। मास पर तो कोई डिपेंडेंसी है ही नहीं, तो मास की पावर 0 भी लिख सकते हैं, L की पावर 1, T की पावर -1, जिसका कोई डिपेंडेंसी नहीं उसकी पावर 0। ये स्क्वायर ब्रैकेट में क्यों लिख रहे हैं, हम ऐसे ही लिखते हैं, यूज स्क्वायर ब्रैकेट्स। अब आप देखें कि ये जो आपने पावर्स लिखी हैं 0, 1, -1, these powers are called dimensions। These powers are called dimensions। ध्यान रखिएगा इस बात का कि ये जो पावर्स हैं ये डायमेंशंस कहलाती हैं। अच्छा भाई, तो इसका मतलब ये MLT डायमेंशन नहीं है, नहीं MLT डायमेंशन नहीं है। ये स्क्वायर ब्रैकेट डायमेंशन नहीं है, नहीं स्क्वायर ब्रैकेट डायमेंशन नहीं है। ये लिखने का तरीका है। MLT ये बता रहे हैं कि ये मास पर कैसे डिपेंड कर रहा है, ये मास का रिप्रेजेंटेशन है, L लेंथ का रिप्रेजेंटेशन है, T टाइम का रिप्रेजेंटेशन है। स्क्वायर ब्रैकेट में लिखे गए हैं, ये लिखने का फॉर्मेट है। आप किसी भी तरह से लिखना अलाउड नहीं है, हालांकि लिखे कोई बुराई भी नहीं है उसमें, लेकिन एक फॉर्मेट बना दिया गया है कि जब भी आप रिप्रेजेंटेशन करें, डिपेंडेंसी दिखाएं फंडामेंटल क्वांटिटीज पर डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज की, तो कोशिश करें कि कैपिटल लेटर्स में MLT डिफाइन करें, स्क्वायर ब्रेसेस में उनको बंद करें, और जैसा डिपेंडेंसी आपको दिखाई दे वो पावर लगा दीजिए। और ये पावर्स कहलाएंगी
डायमेंशंस। तो डायमेंशंस ये बता रही हैं कि कितनी पावर से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, स्क्वायर के प्रोपोर्शनल है, क्यूब के प्रोपोर्शनल है, कि स्क्वायर रूट के प्रोपोर्शनल है। ये बातें ये पावर से पता चलता है और ये मालूम चलता है कि कोई क्वांटिटी फंडामेंटल क्वांटिटीज पर किस तरह से डिपेंड कर रही है। क्लियर है मेरी बात? ये हमारा मतलब था। तो ये जो फंडामेंटल यूनिट्स ऑफ मास, तो यूनिट्स का मतलब आप गलती से भी किलोग्राम मीटर और सेकंड पे मत जाइएगा। हम यहाँ पर लेंथ, मास और टाइम की बातें कर रहे हैं, पर्टिकुलर उस स्टैंडर्ड यूनिट पे नहीं जा रहे हैं। तो कोई फंडामेंटल, कोई डिराइव्ड क्वांटिटी फंडामेंटल्स पे कैसे डिपेंड कर रही है, इसकी बातें निकालने आए। ठीक है ना? और मैंने आपको बताया कि वी विल यूज m फॉर मास, l फॉर लेंथ, t फॉर टाइम, ऑल आर कैपिटल। करंट के लिए a, टेंपरेचर के लिए हम लोग थीटा यूज करेंगे। और सबको कैसे यूज करना है? स्क्वायर ब्रैकेट्स में यूज करना है। अच्छा सर, बहुत बढ़िया। आइए, साइंटिफिक अप्रोच, डायमेंशनल फॉर्मूला। तो फॉरगेट दिस साइंटिफिक अप्रोच, अभी इसको छोड़ दीजिए। हालांकि साइंटिफिक अप्रोच से हम इसको देखेंगे इसलिए लिखा हुआ है, लेकिन इसको जोड़िएगा नहीं। मैं सिर्फ डायमेंशनल फॉर्मूले की बात कर रहा हूं। व्हाट इज डायमेंशनल फॉर्मूला? यूनिट ऑफ अ फिजिकल क्वांटिटी, कोई भी डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ m, l and t। m, l, t का मतलब m फॉर मास, l फॉर लेंथ एंड t फॉर टाइम। मास, लेंथ और टाइम के टर्म में जिनको एक्सप्रेस कर दिया जाए वो एक्सप्रेशन कहलाता है डायमेंशनल फॉर्मूला। जैसे मान लीजिए कि आपके पास है एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन की डायमेंशंस क्या होंगी या डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होगा? तो हम कहेंगे डायमेंशंस ऑफ एक्सेलरेशन क्या होंगी? तो तुम कहोगे देखो आओ मिले बात करते। एक्सेलरेशन का 9th क्लास में फॉर्मूला पढ़ा है, वेलोसिटी में चेंज डिवाइडेड बाय टाइम। ठीक है, तुमने कहा ठीक है। वेलोसिटी में चेंज का मतलब होता है फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी। तुम ये जानते हो कि वेलोसिटी में वेलोसिटी माइनस करोगे तो अल्टीमेटली वेलोसिटी बचेगा। एप्पल में से एप्पल माइनस करोगे एप्पल बचेगा, बनाना तो नहीं आ जाएगा। तो इसलिए इस v की वही वेलोसिटी है जो वेलोसिटी डायमेंशंस हैं या यूनिट्स हैं जो डायमेंशन को उसकी वेलोसिटी की हुआ करती थी। तो डायमेंशंस को लिखेंगे या यूनिट्स में लिखेंगे मीटर पर सेकंड। और टाइम को देखो तो डेल्टा टी का मतलब फाइनल टाइम माइनस इनिशियल टाइम। टाइम में से टाइम को घटाओगे तो टाइम ही बचेगा, तो इसलिए इसकी यूनिट भी सेकंड ही हो गई। तो एक्सेलरेशन की फाइनल जो हमारे पास यूनिट निकल के आती हैं दोज आर कॉल्ड मीटर पर सेकंड स्क्वायर। मीटर का मतलब हो गया कि हम लेंथ की बात कर रहे हैं। आप इसे डिस्टेंस बोलो या डिस्प्लेसमेंट बोलो, मेरा कोई इससे लेन देन ही नहीं है। हम तो कोई यूनिट की बात ही नहीं कर रहे, हम तो कह रहे हैं डिस्टेंस हो डिस्प्लेसमेंट हो कुछ भी हो, है तो वो लेंथ ही, इसलिए वो लेंथ है। अच्छा, नीचे देखोगे तो तुम्हें दिखाई देगा कि वो टाइम लिखा हुआ है, क्योंकि सेकंड यूनिट यूज हो रही है तो अल्टीमेटली कहानी किसकी थी? टाइम की। लेकिन टाइम एक बार नहीं है, टाइम का तो स्क्वायर लगाया हुआ है। तो डायमेंशनल फॉर्मूला फॉर एक्सेलरेशन तुम लिखोगे L ऊपर क्योंकि लेंथ ऊपर है, और नीचे आप देखोगे कि यहां पर टाइम का स्क्वायर लगा हुआ है। और फिर जब इसे आगे ले जाओगे तो L अकेला रखोगे और T को ऊपर ले जाओगे तो पावर -2 हो जाएगी। तो हम इसको फाइनली ऐसे लिख लेंगे कि m की पावर तो है ही नहीं, l की पावर 1 है और t की पावर -2 है, एंड दिस बिकम्स नाउ योर डायमेंशनल फॉर्मूला फॉर एक्सेलरेशन। क्लियर है मेरी बात? ये है तरीका डायमेंशंस को लिखने का, और ये जो फाइनली आप लिखकर ले आते हो, दिस फॉर्मेट इज कॉल्ड डायमेंशनल फॉर्मूला। क्लियर है मेरी बात? ये डायमेंशनल फॉर्मूला है। फिर डायमेंशनल इक्वेशन क्या होती है? डायमेंशनल इक्वेशन का मतलब होता है कि व्हेन वी इक्वेट द डायमेंशनल फॉर्मूला विद द फिजिकल क्वांटिटी वी गेट द डायमेंशनल इक्वेशन। जैसे एक सिंपल सी चीज, डायमेंशनल इक्वेशन क्या है कि व्हेन वी इक्वेट अ डायमेंशनल फॉर्मूला विद द फिजिकल क्वांटिटी, इसका मतलब अगर हम एग्जांपल आपके सामने लिखा है वर्क ml2 t-2, मैं आपको इस एग्जांपल को थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूं, वरना तुरंत समझ नहीं आएगा। अगर आप वर्क को देखें तो आप वर्क कैसे लिखते हैं बताइए जरा, वर्क कैसे लिखते हैं? देखिए, वर्क का मतलब होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स का मतलब होता है m इनटू a। क्लियर है मेरी बात? m का मतलब मास, सेकंड लॉ से। मास के लिए आप यूज कर सकते हैं m, एक्सेलरेशन के यूज कर सकते हैं lt-2, अभी देखा था, और डिस्प्लेसमेंट के लिए यूज कर सकते हैं L।
तो जब आप वर्क की डायमेंशन लिखेंगे तो आप लिखेंगे m l की पावर 2, देखो एक l की पावर 1 और l की पावर 1 दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, बेस है सेम तो पावर ऐड हो जाएंगी और t माइनस 2। तो आप देखें वर्क की डायमेंशंस जो हैं वो ml2 t माइनस 2 आ गई। जब हम ये डायमेंशंस को फिजिकल क्वांटिटी के इक्वेट करके लिख देंगे तो हम कहेंगे कि हम डायमेंशनल इक्वेशन लिख रहे हैं। क्लियर है मेरी बात? इस बात को बहुत ध्यान से देखना होता है। अच्छा, ध्यान रखना इस बात का, ये फिजिकल क्वांटिटी लिखी हुई है pq है और ये डायमेंशनल फॉर्मूला है, और जब इन दोनों को हम इक्वेट करके लिख देंगे तो हम कहेंगे डायमेंशनल फॉर्मूला इज इक्वल टू फिजिकल क्वांटिटी। इस पूरी इक्वेशन को हम बोलेंगे डायमेंशनल इक्वेशन। ठीक, क्या कह रहा है? टाइम फॉर सम डायमेंशनल फॉर्मूला। तो अलग अलग डायमेंशनल फॉर्मूला निकालने की घड़ी आ गई। आ जाइए, लिखने का तरीका मैं आपको बता चुका हूं, कोई बड़ी बात नहीं है, धीरे धीरे बातें करते हैं। जैसे अगर मैं कहूं कि लेंथ का क्या डायमेंशंस हैं, तो मैं कहूंगा लेंथ की डायमेंशंस तो हैं m0 l t0। किसी फिजिकल क्वांटिटी पे डिपेंड करता नहीं क्योंकि फंडामेंटल है। अगर आप मास की बात करने लग जाएं तो आप कहेंगे मास का मतलब है कि m की पावर 1 l0 t0। ठीक है, अगली बात बताइए, हम टाइम की बातें कर रहे हो तो टाइम का मतलब होगा m0 l0 t की पावर 1। ये तो बेसिक है, उसका कारण ये है कि ये तीनों फंडामेंटल क्वांटिटीज हैं, किसी और पे तो डिपेंड करेंगी ही नहीं। इसी जगह पर अगर हम इसमें स्पीड ले आए, कोई बच्चा वेलोसिटी भी ला सकता है, मुझे वेलोसिटी से फर्क नहीं पड़ता, उसका कारण डिस्टेंस हो या डिस्प्लेसमेंट हो, अल्टीमेटली लेंथ है, तो स्पीड और वेलोसिटी की डायमेंशंस एक ही आएंगी। अब स्पीड का फॉर्मूला अगर देखें तो ये डिस्टेंस अपॉन टाइम हुआ करता है, तो जब आप इनकी यूनिट्स देखेंगे तो ये मीटर पर सेकंड निकल के आएगी, तो लॉजिकली ये लेंथ की यूनिट है और ये टाइम की यूनिट है, तो आपको दिखाई देगा डायमेंशन में कि लेंथ बेटे ऊपर आ रही है और टाइम बेटे नीचे आ रहा है, और मास तो इसमें अवेलेबल ही नहीं है, तो m की वैल्यू 0 लिखेंगे, l की वैल्यू 1 लिखेंगे, और टाइम को जब हम ऊपर ले जाएंगे तो उसकी पावर हो जाएगी -1 और स्क्वायर ब्रेसेस में बंद कर देंगे, हमारे पास स्पीड की डायमेंशंस आ जाएंगे। दिस इज हाउ वी कैलकुलेट द डायमेंशंस ऑफ स्पीड। या स्पीड लिख लो, वेलोसिटी लिख लो, दोनों एक ही बातें हैं। नाउ वी जंप ऑन टू एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन की बातें करें तो ये आदमी डेल्टा v बाई डेल्टा t हुआ करता है, और इसका मतलब ये है कि ये वेलोसिटी में चेंज डिवाइडेड बाय टाइम है। और फिर मैं अभी बोल चुका हूं कि वेलोसिटी में चेंज का मतलब है v माइनस u, टक टक टक, यस। तो ये देखो मीटर पर सेकंड है, इसको भी देखो तो ये भी मीटर पर सेकंड है, और तुम कहोगे कि मीटर पर सेकंड में से मीटर पर सेकंड को माइनस करोगे तो मीटर पर सेकंड ही बचेगा। 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर तुम्हारी वेलोसिटी थी, 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर कम हो गई तो बचे कितनी, सॉरी 2 मीटर पर सेकंड कम हो गई तो बचे कितनी, 2 मीटर पर सेकंड। तो अल्टीमेटली ये सीन है कि वेलोसिटी में से वेलोसिटी को घटाओगे वेलोसिटी बचेगा, लेंथ में से लेंथ को घटाओगे लेंथ बचेगा, टाइम में से टाइम को ऐड करोगे या माइनस करोगे तो टाइम बचेगा। सेम फिजिकल क्वांटिटीज ऐड और सब्ट्रैक्ट हो जाएं तो वो नई क्वांटिटीज नहीं देती, सेम फिजिकल क्वांटिटी देती है। तो इसका मतलब है डेल्टा v की भी जो यूनिट है वो मीटर पर सेकंड ही है, और डेल्टा t की भी इसी तरह यूनिट सेकंड ही बन जाएगी। तो हमें दिखाई दिया लेंथ और टाइम दो चीजों पे ये चीजें डिपेंड कर रही हैं, तो एक्सेलरेशन के लिए हम इसको लिखेंगे, ऊपर ये मीटर लिखा हुआ है मतलब लेंथ की यूनिट है तो वी विल यूज l, और नीचे देखेंगे तो हम t की पावर 2 यूज करेंगे। इसको ऊपर ले जाएं बेटा तो m जो है वो 0 हो गया, l की पावर 1 हो गई और t की पावर -2 हो गई, वी गॉट द एक्सेलरेशन। क्लियर है मेरी बात? इसके बाद अगर हम आए तो हमें एक चीज दिखाई देती है दैट इज कॉल्ड एज मोमेंटम। मोमेंटम का मतलब लिनियर मोमेंटम है। लिनियर मोमेंटम जो है उसको आपने 9th क्लास में पढ़ा है कि p का फॉर्मूला होता है mv, वेक्टर क्वांटिटी होती है, v फॉर वेलोसिटी, m फॉर मास। तो हम कहेंगे m यहां पर जो दिया गया है वो मास के बराबर है, और v का मतलब बेटे जो है वो वेलोसिटी से है। ठीक, ये m फॉर मास, v फॉर वेलोसिटी। तो जब तुम डायमेंशंस निकालोगे मोमेंटम की तो मास की डायमेंशन m आ जाएगी, और वेलोसिटी को मल्टीप्लाई में लिखोगे तो वेलोसिटी की डायमेंशन हम यहां से लिख चुके हैं, दैट इज नथिंग बट lt-1। और आप देखें कि ये सब मल्टीप्लाई होके एक ही ब्रैकेट में आ जाएगा, तो m की पावर 1, l की पावर 1, t की पावर -1, mlt-1। ये बन गया बेटा आपका लीनियर मोमेंटम। अब यहां से अगर हम फोर्स की बातें करने लग जाएंगे, फोर्स क्या है, तो आप ऐसा कहने लग जाएंगे कि सर फोर्स का फॉर्मूला न्यूटन सेकंड लॉ कहता था
कि सर m इंटू ए होता है, या इसके दूसरे शब्दों में बोल लें कि रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम होता है। दोनों ही फॉर्मूले से निकाल के देखो फोर्स के डायमेंशन को, वो एक ही आएगा। मैं इधर इस वाले से निकालता हूं, अब ज्यादा फैमिलियर है, F इक्वल टू ma से। मैं मास की डायमेंशंस को सिंपली m लिख सकता हूं, क्योंकि मास तो m ही होता है। एक्सेलरेशन अभी अभी हम निकाल के आए हैं, दैट इज नथिंग बट lt-2। इन दोनों को जब आप लिखेंगे बेटा तो आपके पास फोर्स की डायमेंशन आएगी mlt-2। एंड याद रखिएगा कि मोमेंटम, फोर्स, एक्सेलरेशन, स्पीड में से सभी इंपॉर्टेंट हैं, लेकिन ये फोर्स ऐसा आदमी है जिससे आगे चल के बहुत सारी फिजिकल क्वांटिटीज की डायमेंशंस आप डायरेक्टली निकाल पाएंगे, वरना आपको बार बार हर एक फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा। तो ये फॉर्मूलास का इस्तेमाल करके आगे के और पेचीदा फॉर्मूलास को हम लोग निकाल लेंगे। फिलहाल फोर्स जो है वो mlt-2 है, याद कर लो क्या है, mlt-2 mlt-2। ठीक, आगे बढ़ जाया जाए, नई क्वांटिटी पे आए। फोर्स आपने कर लिया, फोर्स अपॉन एरिया इज नथिंग बट प्रेशर। तो चलो प्रेशर की चर्चा करते हैं। प्रेशर क्या होता है? प्रेशर होता है फोर्स अपॉन एरिया। ठीक, फोर्स अपॉन एरिया। तो भैया जो प्रेशर की यूनिट बनने वाली है वो बनने वाली है फोर्स की अभी अभी है, और उसको टीप भी सकते हैं, दैट इज mlt-2। और एरिया जो है उसकी अलग निकालनी पड़ेगी, तो चलो एरिया की निकाल लेते हैं यार। तो चलो एरिया का क्या मतलब होता है वो देखो। एरिया का मतलब होता है लेंथ इनटू ब्रेड्थ, यानी कि अल्टीमेटली मीटर स्क्वायर। ये लेंथ है तो भी ये लेंथ ही है, जिसका नाम हम ब्रेड्थ दे देते हैं या विड्थ दे देते हैं, तो अल्टीमेटली वो होती तो लेंथ ही है, लंबाई ही तो है। किसी की चौड़ाई भी फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज में आ जाओ तो नाम कुछ भी दे दो, पर अल्टीमेटली वो है तो लेंथ ही। तो लेंथ पर दो बार डिपेंड कर रहा है। तो जब तुम एरिया की डायमेंशंस लिखोगे तो एरिया के डायमेंशंस में तुम लिखोगे l स्क्वायर, और अगर पूरी तरह लिखना चाहो तो यू विल राइट इट एज m0 l2 t0। ये अपने आप में एरिया का एक नया क्वेश्चन है, और मान लीजिए कि एरिया की डायमेंशंस आपको याद हो गई, आप इधर पुट कर दीजिए, l स्क्वायर डाल दिया आपने एरिया की जगह। देखें L से L कैंसिल हो जाएगा, नीचे एक पावर बची है। जैसे ही ये ऊपर जाएगा तो आपके लिए प्रेशर के फॉर्मूले में ml-1 t-2 बचेगा, नीचे पावर 1 है, ऊपर जाएगा तो -1 हो जाएगी। आई होप ये बात समझ आती है सबको, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें। ठीक है, देखिए अब कहानी कैसी। अब एरिया तो आ गया, जब एरिया आ गया बेटा तो आपको वॉल्यूम भी आना चाहिए। तो चलो चर्चा करें वॉल्यूम की। वॉल्यूम का मतलब क्या होता है? तुम्हें पता है कि वॉल्यूम का मतलब होता है लेंथ इनटू ब्रेड्थ इनटू हाइट। उसी लॉजिक से लेंथ भी लेंथ है, ब्रेड्थ भी लेंथ है, और हाइट भी लेंथ ही है। तो इसकी यूनिट लिखोगे बेटा तो मीटर क्यूब लिखोगे। मीटर को देखो तो अल्टीमेटली वो लेंथ की बातें कर रहा है। तो वॉल्यूम का डायमेंशनल इक्वेशन बनेगी, आप देखें, लेंथ की पावर 3, और इसको पूरी तरह लिखना हो तो m की पावर 0, l की पावर 3 और t की पावर 0। मेरे हिसाब से वॉल्यूम भी निकल आया। कोई परेशानी तो नहीं? जवाब है नहीं। अगर जवाब है नहीं तो फिर चलो आगे की बातें कर लेते हैं। गौर से देखिए बेटा, अगली स्टोरी जो आपके लिए आ रही है दैट इज नथिंग बट डेंसिटी। ये आप 9th क्लास में पढ़ के आए हैं, रिलेटिव डेंसिटी एंड डेंसिटी। डेंसिटी का मतलब क्या होता है? डेंसिटी का मतलब होता है मास अपॉन वॉल्यूम, यानी मास पर यूनिट वॉल्यूम इज कॉल्ड मास डेंसिटी। क्लियर मेरी बात? तो जब आप डेंसिटी लिख रहे होंगे तो आप डायमेंशंस लिखेंगे मास की, डिवाइडेड बाय डायमेंशंस लिखेंगे वॉल्यूम की, दैट इज l क्यूब। और जब आप इसे आगे ले जाएंगे तो आप लिखेंगे m, और l ऊपर जाएगा तो बेटा -3 बन जाएगा, और t तो था ही नहीं, तो जो क्वांटिटी अवेलेबल ना हो उस क्वांटिटी में हम पावर लगा देते हैं 0। 0 का मतलब क्वांटिटी बन गई 1, तो उस क्वांटिटी की, उस फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी पे डिपेंडेंस हमारे क्वांटिटी की है ही नहीं। ये डेंसिटी हो गया। इसी की जगह पर अगर आपको कोई फिजिकल क्वांटिटी याद आ रही हो जिसको हम फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज में से डिराइव कर लेते थे, दैट इज कॉल्ड एज रिलेटिव डेंसिटी। ये बहुत खतरनाक चीज है रिलेटिव डेंसिटी, बच्चों को याद नहीं रहती। RD का मतलब होता है बेटा डेंसिटी ऑफ मटेरियल divided by density of water at 4 डिग्री सेल्सियस। ये रेशियो है, ये अपने आप में किसी चीज की डेंसिटी नहीं है, ये डेंसिटीज का रेशियो है। डेंसिटीज का रेशियो मतलब ये है कि कोई क्वांटिटी, कोई मटेरियल है तुम्हारे पास, कॉपर मान लो, आयरन मान लो, गोल्ड मान लो, कोई भी मटेरियल तुम्हारे पास, उस मटेरियल की
डेंसिटी उसका मास अपॉन उसका वॉल्यूम है। रिलेटिव डेंसिटी का मतलब ये है कि दोनों की डेंसिटी, वाटर की डेंसिटी लिखो और जो मटेरियल है उसकी डेंसिटी लिखो, और दोनों की डेंसिटीज का रेशियो निकाल दो, तो उससे ये अंदाजा लग जाएगा कि वाटर के कंपैरिजन में कितने टाइम्स ज्यादा या कम डेंसिटी है हमारे मटेरियल की। तो अल्टीमेटली वाटर से कंपेयर करके ये डेंसिटीज हम लोग लिखा करते हैं। तो वाटर से कंपेयर करके डेंसिटीज लिखते हैं, तो ठीक है, मटेरियल की डेंसिटी है तो डेंसिटी, वाटर की डेंसिटी है तो डेंसिटी, चाहे 4 डिग्री सेल्सियस पे हो चाहे 40 डिग्री सेल्सियस पे हो, डेंसिटी का अमाउंट बदल सकता है, लेकिन डेंसिटी इन प्रिंसिपल जो फिजिकल क्वांटिटी है उसकी डेफिनेशन तो नहीं बदलेगी, वो तो यही रहेगी, दैट इज ml-3। हाँ, तो हम देखो क्या कहेंगे, जो रिलेटिव डेंसिटी है उसके बारे में कहेंगे, ऊपर मटेरियल की डेंसिटी है दैट इज ml-3, और फिर देखो कि उसके नीचे वाटर की डेंसिटी है दैट इज अगेन ml-3, सारा कुछ कट जाता है एंड यू गेट नथिंग बट मास भी जीरो, लेंथ भी जीरो एंड टाइम भी जीरो। जब तीनों ही जीरो मिली तो इसका मतलब तुम्हें कोई पावर मिली ही नहीं, एमएलटी डायमेंशंस नहीं है, इनकी पावर डायमेंशंस हैं, एमएलटीज आर देयर, लेकिन रिलेटिव डेंसिटी ना m पर डिपेंड कर रही, ना l पर डिपेंड कर रही, ना टाइम पर डिपेंड कर रही है, तो हम कहेंगे डायमेंशन लेस क्वांटिटी है। ये क्या है, डायमेंशन लेस क्वांटिटी है। चलो डायमेंशन लेस क्वांटिटी होगी, अब चर्चा किसकी करें, काफी सारी बातें हो गई हैं, रिलेटिव डेंसिटी की बात कर ली है। ऑप्टिक्स में आपको 10th क्लास में याद होगा कि एक टर्म होता था रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, 10th क्लास में सब पढ़ के आए हैं तो सबको याद होगा। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फॉर्मूला होता है sin of i डिवाइडेड बाय sin of r, यही याद है ना, sin i by sin r इज इक्वल टू कांस्टेंट, और इसके फॉर्मूले को अगर मैं आगे बढ़ा दूं तो v1 by v2 होता है, यानी कि सेम क्वांटिटीज का रेशियो है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, सेम क्वांटिटीज का रेशियो है, तो यू कैन राइट इट एज LT-1, जो कि स्पीड की मीटर पर सेकंड, बेसिकली मीटर पर सेकंड ये बन गई, तो वेलोसिटी बाय वेलोसिटी बिकम्स नथिंग, तो m0 L0 एंड T0, ये क्वांटिटी भी अगेन डायमेंशनलेस है। लेकिन सर आपने वेलोसिटी से बताया, साइन थीटा कॉस थीटा से तो नहीं बताया, तो चलो कर लेते हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज बोलते हैं इनको। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज देखें, आपके पास साइन थीटा होता है, आपके पास कॉस थीटा होता है, आपके पास tan थीटा होता है, इसके अलावा बाकी जो है तीन वो इनके रेसिप्रोकल्स होते हैं, तो अगर जो इनकी डायमेंशन होगी इनका उल्टा उनकी डायमेंशन होगी। साइन थीटा का फॉर्मूला होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, कॉस थीटा का फॉर्मूला होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, tan थीटा का फॉर्मूला होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। आप देखें, चाहे परपेंडिकुलर हो तो वो भी लेंथ ही है, और चाहे हाइपोटेन्यूज हो तो वो भी लेंथ ही है, यानी कि मीटर डिवाइडेड बाय मीटर, यानी कि लेंथ डिवाइडेड बाय लेंथ। हम डायमेंशंस पे बातें कर रहे हैं, काट करके डायमेंशनलेस बचेगा। इसी तरह बेस लिया जाए या हाइपोटेन्यूज लिया जाए, अल्टीमेटली दोनों लेंथ है, तो ये भी डायमेंशनलेस। परपेंडिकुलर लिया जाए या बेस लिया जाए, दोनों लेंथ है, तो कट के इनकी डायमेंशंस खत्म हो जाएंगी। तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, ये तीन ही नहीं, ये 6 जितने भी रेशियोज हम पढ़ते हैं, ये सारे के सारे डायमेंशनलेस हैं। और डायमेंशनलेस होने के लिए पूछा जाता है कि व्हाई दीज क्वांटिटीज आर डायमेंशनलेस, तो आप इनके डायमेंशनलेस होने का कारण लिखते हैं कि दीज क्वांटिटीज आर नथिंग बट रेशियोज ऑफ सिमिलर पीक्यूज। एक जैसी फिजिकल क्वांटिटीज का सिंपल रेशियो होने की वजह से जो भी डायमेंशंस आ रही थी वो एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देती हैं और किसी प्रकार से कोई डायमेंशन इनमें नहीं बचती। ये सीन है इसका। अच्छी बात लगी, सुनकर अच्छा लगा, देखकर अच्छा लगा, आगे पढ़ाइए, आगे पढ़ाते हैं। और देखो बात है, हमने रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कर लिया, हमने फोर्स कर लिया था, जरा पीछे आ जाए, हमने फोर्स किया, प्रेशर किया, वर्क डन की बातें कर लेते हैं। तो चलो वर्क डन निकालते हैं। तुम देखो वर्क डन, वर्क डन का फॉर्मूला जो है वो होता है F इंटू डी, और आप कहेंगे फोर्स का फॉर्मूला होता है ma इंटू डी।
आप इसकी डायमेंशंस अगर लिखने जाएंगे तो मास का मतलब m हो गया, एक्सेलरेशन lt-2 अभी पीछे ही हमने लिया है, और डिस्टेंस चाहे जैसी भी हो अल्टीमेटली वो l ही रहने वाली है, तो हम लिखेंगे ml2t-2। इसके दूसरे तरीके से देख सकते थे कि फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट को डायरेक्ट भी किया जा सकता है, तो तुम ऐसा कह सकते हो कि जो फोर्स है वो हम पीछे लिख चुके हैं और हमें आती है, दैट इज mlt-2, और अगर उसमें से डिस्प्लेसमेंट को और मल्टीप्लाई कर दें तो बेस सेम है, पावर दोनों की 1 1 ऐड हो जाएंगी, तो जैसे ही आप मल्टीप्लाई करेंगे लिखेंगे ml2t-2। इस प्रकार से आप वर्क डन की यूनिट निकाल सकते हैं, हालांकि आपको याद ये रखना है, इंपॉर्टेंट है। अगला देखिए बेटा आपके लिए अगली कहानी आती है पोटेंशियल एनर्जी की। व्हाट इज पोटेंशियल एनर्जी? ध्यान रखें पोटेंशियल एनर्जी क्या है। पोटेंशियल एनर्जी बहुत तरह की होती है, उसमें से एक प्रोटोटाइप हम ले लेते हैं पोटेंशियल एनर्जी का जो आपने पढ़ रखा है, दैट इज ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, MGH। तो m जो है वो बेटा मास है और h जो है वो बेटा हाइट है। हाइट हो, डिस्टेंस हो, कुछ भी हो, है तो वो लेंथ ही, ठीक, तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। और g जो है उसमें घबराना नहीं है, ये बेसिकली एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। अब जो आदमी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी हो, तो कोई बच्चा कह सकता है कि सर ये तो कुछ अलग चीज है, पर यकीन मानो कुछ अलग चीज नहीं है। उसका मतलब ये है कि ड्यू टू ग्रेविटी हो और या ड्यू टू समथिंग एल्स हो, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता सोर्स कौन है, हमें तो फर्क पड़ता है चीज क्या है। तो तुम देख रहे हो इट इज नथिंग बट एक्सेलरेशन, और एक्सेलरेशन की डायमेंशंस हम अभी भी लिख के आए हैं, दैट इज lt-2। तो आप देखें कि तुम्हारा u क्या बना, आप देखिए बेटा, तो u बन गया आपके लिए m, मास के लिए m, और g का मतलब एक्सेलरेशन, दैट इज नथिंग बट lt-2, और हाइट के लिए बना बेटा l, एंड you got nothing but ml2t-2। ये तो सुना सुना लग रहा है, हमने अभी भी वर्क डन का निकाला था, तो लेट्स चेक कि वर्क डन का क्या आया था। वर्क डन का फॉर्मूला आया था ml2t-2, सेम टू सेम किसका आया बेटे, पोटेंशियल एनर्जी का। लॉजिकली पोटेंशियल एनर्जी बढ़ती क्यों है, जब वर्क किया जाता है। ये एक बातें नहीं है, वर्क अलग चीज है, एनर्जी अलग चीज है, पर एक टाइप की बातें हैं, ठीक है ना। एनर्जी से ही तो वर्क करते हैं, दोनों की यूनिट सेम होती है, जूल जूल, इसलिए दोनों की यूनिट सेम आनी है। अब पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला जो मैंने इस्तेमाल किया वो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी का इस्तेमाल किया। इसकी जगह मैं पोटेंशियल एनर्जी अगर इलास्टिक काइंड ऑफ पोटेंशियल एनर्जी इस्तेमाल करता तो स्प्रिंग के अंदर जो फॉर्मूला पोटेंशियल एनर्जी का होता है दैट इज नथिंग बट हाफ के एक्स स्क्वायर। और आपको बार-बार इसे सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, चाहे एनर्जी स्प्रिंग में आए, चाहे वो पोटेंशियल एनर्जी किसी ग्रेविटी के अगेंस्ट ऊपर जाने में किसी पार्टिकल की पोजीशन चेंज करने में आए, चाहे वो पोटेंशियल एनर्जी किसी एटॉमिक लेवल पे आए, एनर्जी से एनर्जी बात खत्म, उसकी यूनिट तो वही रहनी है। तो डायमेंशन ml2t-2। इसकी जगह पर एक दूसरा प्राणी आया, उस प्राणी का नाम है काइनेटिक एनर्जी। ये कहेगा पहले वाला तो रेस्ट पर हो सकता है, हम तो आदमी को दौड़ा रहे हैं, काइनेटिक एनर्जी, तो मेरी डायमेंशन क्या होगी। तो जो समझदार बच्चा होगा वो कहेगा काइनेटिक एनर्जी का मुझे फॉर्मूला बचपन से याद है, दैट इज नथिंग बट हाफ mv², 9th क्लास में पढ़ के आए हम ये। अब देखो बेटा, तो जो डायमेंशन बनेगी, हाफ इज अ प्योर नंबर। प्योर नंबर का मतलब नो डायमेंशन, कोई डायमेंशंस नहीं है। तो लॉजिकली जब इसकी कोई डायमेंशन नहीं है तो डायमेंशनल फॉर्मूला में इस व्यक्ति का कोई हाथ नहीं है, तो हम 1/2 को छोड़ देते हैं। मास के लिए लिखा गया m और वेलोसिटी के लिए लिखा गया lt-1 और इसका स्क्वायर। स्क्वायर क्यों कर दिया, जब तुम्हारे सामने वेलोसिटी का स्क्वायर लगा हुआ है तो उसकी डायमेंशंस का भी तो स्क्वायर करोगे ना, तो हमने स्क्वायर कर दिया। ध्यान रखिएगा जो पावर फॉर्मूले में है हम डायमेंशंस में वो पावर इस्तेमाल करेंगे। 2 का मल्टीप्लाई 1 से और 2 का मल्टीप्लाई -1 से। आपको याद होगा a की पावर x की पावर y जब लिखते थे तो हम a की पावर x इंटू y कर दिया करते थे। सेम पावर यहाँ लिखी जा रही है, l की कुछ पावर है और पूरे की भी कुछ पावर है, तो दोनों पावर्स का मल्टीप्लाई, एंड यू राइट इट एज l2t-2 एंड नथिंग बट ml2t-2, और दुनिया खुश कि भैया काइनेटिक एनर्जी तो निकाल ली। यार काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी सेम आ गई, तो उसको काइनेटिक नाम दो, विंड एनर्जी नाम दो।
सोलर एनर्जी नाम दो, एटॉमिक एनर्जी नाम दो, न्यूक्लियर एनर्जी नाम दो, पोटेंशियल एनर्जी नाम दो, कुछ भी नाम दो, अल्टीमेटली है तो एनर्जी। हाँ, तो बदल कैसे जाएगी डायमेंशन? एनर्जी तो एनर्जी है, तो वो रहेगी क्या? एनर्जी। इस वजह से आप ये सब एनर्जी टाइप छोड़ दीजिए, आप याद करिए एनर्जी, और फिर याद करिए ऑफ एनी काइंड। किसी भी तरह की एनर्जी की डायमेंशंस क्या बनने वाली हैं? और वो बनेगी mL2T-2। बात समझ आई? कोई परेशानी तो नहीं होनी चाहिए। आओ देखें और बातें करो। mL2T-2 के बाद वर्क की चर्चा तो हो गई, दुनिया खुश हो गई, अच्छा लगा। आपने 9th क्लास में एक फॉर्मूला पढ़ा है, फॉर्मूला आपने ग्रेविटेशनल फोर्स का पढ़ा है, और वो फॉर्मूला है G(m1m2) डिवाइडेड बाय r²। सब जानते हैं ये ग्रेविटेशनल फोर्स का फॉर्मूला है, और ये 9th में हम पढ़ चुके हैं। अच्छा, ये जो G है, ये G उस पुराने वाले G जो अभी हम लोगों ने स्मॉल g पढ़ा था उससे अलग है। वो स्मॉल g जो है वो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है, मतलब वो एक्सेलरेशन है बेसिकली। किसी ऑब्जेक्ट को किसी हाइट से छोड़ दिया जाए तो अर्थ उसको जिस फोर्स से अट्रैक्ट कर रही है, उस फोर्स की वजह से क्या एक्सेलरेशन इसका आएगा, दैट एक्सेलरेशन इज कॉल्ड स्मॉल g, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। एंड दिस कांस्टेंट g इज समथिंग डिफरेंट। क्या है बताता हूं। ये जो स्मॉल g है, दिस स्मॉल g इज नथिंग बट यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। ठीक, और इस यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की डायमेंशंस पूछी जाती हैं, ठीक है ना, ध्यान रखिएगा। फाइंड द डायमेंशंस ऑफ कैपिटल G। तो हम कैसे निकालने का सिंपल तरीका, इसमें से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लीजिए। फोर्स इधर, r² ऊपर चला गया, m1 m2 नीचे आ गया, टन, और ये रहा हमारा कैपिटल G। अकेला हो गया, किया क्या, इस r² को ऊपर भेजा, m1 और m2 को नीचे भेजा, तो ओवरऑल हमारे G का फॉर्मूला आया F × r² डिवाइडेड बाय m1 m2। अब किसी 1 का मास हो किसी 2 का मास हो, है तो मास ही, यानी m1 भी m है और m2 भी m है। अब r का मतलब क्या है? r का मतलब है दो पार्टिकल जिनका मास m1 m2 था, इनके सेंटर ऑफ मासेस के बीच में सेपरेशन कितना है। तो सेपरेशन बोलो, डिस्प्लेसमेंट बोलो, डिफरेंस बोलो, लोकेशन बोलो, है तो सब दूरियां ही, है तो सारी लेंथ ही, तो ये लेंथ है। अच्छा, तो इसका मतलब ये हुआ कि स्टोरी जाकर यहां बन जाएगी कि जब डायमेंशन लिखोगे बेटा तुम कैपिटल G की, तो यू विल राइट इट एज टन। फोर्स की डायमेंशन डायरेक्टली लिखिए, इसको और रिड्यूस करने की जरूरत नहीं है। आप फोर्स पढ़ के आया, देखिए हर जगह फोर्स इस्तेमाल हो रही है, अगर आपको याद नहीं है तो आप बार बार F को mm में कन्वर्ट करेंगे, इसलिए जो आगे की यूनिट्स हो उन्हें याद करते चलिए, तो इससे काम आसान हो जाता है। आप देखें, आपने r² की जगह लिख लिया l², क्योंकि r जो है तो लेंथ का मतलब वो है तो लेंथ ही, तो मतलब l ही है। और नीचे रहा m के लिए m और m2 के लिए भी m, क्योंकि है तो दोनों मास ही। तो हम देखें क्या सीन होगा, m से m बेटे कैंसिल हो जाएगा, और ये नीचे वाला मास जब ऊपर जाएगा मेरे बच्चे, तो ये इसकी पावर -1 हो जाएगी। यहाँ पर पावर +1 है, जब कोई चीज ऊपर जाती है तो पावर -1 हो जाता है। सब जानते हैं कि 1/x को लिखा जा सकता है x की पावर -1, क्योंकि ये यहाँ है, जब इसे ऊपर ले जाओगे तो पावर -1 हो जाएगी। अच्छा, ये लेंथ और ये लेंथ मल्टीप्लाई हो रही है, इसकी पावर 1 है और ये भाई साहब पावर 2 है, तो आप लिखेंगे l की पावर 3 और t की पावर -2, एंड यू गेट नथिंग बट द डायमेंशंस ऑफ कैपिटल G। कितनी आसानी से आई, ये इंपॉर्टेंट सवाल था। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट डायमेंशंस आर कॉल्ड फोर्स की डायमेंशन, प्रेशर की डायमेंशन, वर्क की डायमेंशन, एक्सेलरेशन की डायमेंशन, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जिसका कोई डायमेंशन ही नहीं होता, और एक G की डायमेंशन। इसके अलावा बहुत सारी और डिराइव्ड क्वांटिटीज की डायमेंशंस है जो इंपॉर्टेंट है, आपको निकालनी आनी चाहिए। कम से कम 30-35 तो मैं कराऊंगा क्लास में आपको। आज के लिए इतना रखते हैं, और आप इन सारी स्टोरी को जो मैंने अभी पढ़ाई आपको, इसको ध्यान में रखें। डायमेंशंस पे गौर करें कि डायमेंशंस MLT नहीं है,
ये MLT डायमेंशन नहीं है, जबकि डायमेंशन का असली मतलब जो है बेटे वो इन पावर्स से है, जो MLT की पावर्स होती हैं। तो पावर्स आर डायमेंशंस, कितने पावर पे डिपेंड कर रहा है। लिखने का तरीका मैंने आपको बताया, मास के लिए हम m यूज करते हैं, लेंथ के लिए l, टाइम के लिए t, करंट के लिए a, टेंपरेचर के लिए थीटा, और उसका लिखने का क्या तरीका बताया, स्क्वायर ब्रेसेस का इस्तेमाल करिए। जो सामने सामने लिखे हैं उनको मल्टीप्लाई करें, जो नीचे लिखे हैं उनको डिवाइड कीजिए, ऊपर ले जाइए, पावर माइनस में हो जाएंगे, जस्ट मल्टीप्लाई में, ठीक है। उसके बाद डेफिनेशन पढ़ ली, फॉर्मूला कर लिया हम लोगों ने, डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होता है, ये फॉर्मूला लिखने की टेक्निक थी मैंने आपको बताई। ब्रेसेस का इस्तेमाल करें, स्क्वायर, उसके बाद डायमेंशनल इक्वेशन क्या है, हम फिजिकल क्वांटिटी को उसकी डायमेंशन से कंपेयर कर देते हैं और ये कह देते हैं कि वी रिप्रेजेंट अ फिजिकल क्वांटिटी विद इट्स डायमेंशंस या डायमेंशनल फार्मूला। अब देखिए सारी कहानी यहाँ से चालू हुई, हम लोगों ने स्पीड किया, लेंथ, टाइम, मास किया, एक्सेलरेशन किया, मोमेंटम किया, फोर्स किया, प्रेशर किया, एरिया, वॉल्यूम, डेंसिटी, रिलेटिव डेंसिटी, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किया, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज किए, वर्क डन किया। वर्क डन के बाद हम लोगों ने पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी की, और उसमें सीखा कि किसी भी टाइप की एनर्जी हो उसकी डायमेंशन सेम ही रहेगी, m/t-2। अल्टीमेटली हम लोग आ गए कैपिटल G पे। अब जो कहानी है वो ये है कि इसके आगे जो दूसरी क्वांटिटीज आएंगी, बहुत सारी ऐसी फिजिकल क्वांटिटीज हैं जो 9th 10th में आपने नहीं पढ़ी, तो क्या करें, कुछ नहीं, उनको एक्सप्लेन करना पड़ेगा, फिर उनकी डायमेंशंस निकालेंगे, फिर उनको मकअप करेंगे, याद करेंगे। ऐसी बहुत सी क्वांटिटीज बची हैं, 30 35 40 में कराऊंगा क्लास में, जितनी हो गई इसके बाद भी 30 अप्रॉक्स में कम से कम कराऊंगा। तो मिलेंगे अगले लेक्चर में और डायमेंशंस के साथ। फिलहाल मैं इस लेक्चर को यहाँ रोक रहा हूँ ताकि आप लोग इतने पार्ट को कंसोलिडेट करें और ये एस्टैब्लिश कर लें कि आपको डायमेंशंस लिखना आ गया। इनको नोट करें और इन्हीं क्वांटिटीज की डायमेंशन को खुद से दोबारा लिखें। नहीं किया हो सब्सक्राइब तो फिर चुपचाप से सब्सक्राइब कर लो बेटा इस पूरी राम कथा को, जिसको हम लोग नाम बोलते हैं आरटी एकेडमी। बहुत खूबसूरत प्यारा चैनल, साल भर पढ़ाएंगे यार, बहुत अच्छा पढ़ाएंगे, चिंता करने की कोई बात नहीं है। आरटी एकेडमी को सब्सक्राइब करो। मेरा नाम है इंद्रजीत सिंह, मैं आपको पढ़ाऊंगा फिजिक्स, और मैंने अपनी बहुत सारी पढ़ाई की है आईआईटी कानपुर के प्रीमाइसेस में, वहां पढ़ा है, तो बहुत अच्छी तरह पढ़ा है। आपको पढ़ाएंगे पूरे साल, बहुत शानदार ईयर लॉन्ग लेक्चर सीरीज है, ध्यान रखिएगा। ये साल भर कोर्स चलने वाला है, और सिर्फ फिजिक्स नहीं, केमिस्ट्री, मैथ्स और बायोलॉजी भी चलने वाला है। वन ऑफ द बेस्ट फैकल्टीज के साथ हम जहां पढ़ा रहे हैं, इस पूरे शहर में जो बेस्ट फैकल्टीज हो सकती हैं उनको हम लेके आए हैं। स्ट्रॉन्ग है, आप ये कॉन्सेप्ट्स क्लियर करेंगे, अगर टर्म है कॉन्सेप्ट्स तो निकाल के आसमान तक ले जाएंगे। मिलेंगे अगले लेक्चर में, तब तक के लिए धन्यवाद। पढ़ते रहिए।